चाहता हूँ कि जब 17 अगस्त 2022 में जब पेपर हुआ था ग्रुप डी का, तो उसका सेट पेपर मैं करा रहा हूँ पूरे साइंस का। कल हम लोग 5 क्वेश्चन पढ़े थे और आज हम 6 नंबर से क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 10 तक। और आप लोग हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको वीडियो हर समय मिलता रहे। आप लोग को आप कोई भी चीज हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको स्किप नहीं करना है। आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो को टोटल देखना है। ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, 10 क्वेश्चन है, आराम से आप लोग पढ़ लेंगे। तो बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए आप और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आपको 5 क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। कल भी हम 5 ही क्वेश्चन लेकर आए थे, आज भी 5 ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन 5 को हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे जबकि आप लोगों को भी समझ में बहुत अच्छे से आए। अगर हमारा वीडियो अगर पसंद आप लोग का आएगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो जब कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई अभिक्रिया अघुलनशील अवक्षेप उत्पन्न करती है, क्या करती है? अघुलनशील। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अघुलनशील अवक्षेप उत्पन्न करती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया हम किसे कहते हैं थोड़ा सा हम जान लेंगे। देखिए, जब 2 घुलनशील पदार्थ को मिलाते हैं ना, एक घुलनशील पदार्थ NaCl हो गया, एक घुलनशील पदार्थ AgNO3 हो गया। NaCl को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड का कर AgNO3 में इसको कहा जाता है AgNO3 के कहल जाला सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। क्या कहल जाए? सिल्वर नाइट्रेट। तो हेकरा कहल जाए NaCl के सोडियम क्लोराइड, हेकरा कहल जाए AgNO3 के सिल्वर नाइट्रेट कहल जाए। तो दोनों के जब मिलावल जाए तो एक अवक्षेपण अभिक्रिया प्राप्त होगा, सॉलिड, NaNO3 प्राप्त होगा, जिसे AgCl को हम कहल जाए, AgCl कहा जाएगा सिल्वर क्लोराइड। क्या कहा जाएगा? सिल्वर क्लोराइड कहा जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड ठोस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ये ठोस में हो जाएगा। ये NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट क्या है? ये घुलनशील पदार्थ है, ये घुल जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम NaCl यानी कि 2 घुलनशील पदार्थ को मिलाया जाता है, जब 2 घुलनशील पदार्थ को मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त हुई? अवक्षेपण अभिक्रिया प्राप्त हुई, ठीक है। इसको इसी अवक्षेपण हम एक उदाहरण लिए हैं आप लोग के सामने। NaCl ले लेनी और AgNO3 ले लेनी, आप दोनों को मिला दे। जब दोनों को मिला दे तो क्या प्राप्त हो जाए? AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो जाए। सिल्वर क्लोराइड हो जाए ठोस में। क्या हो जाए? ठोस में। आई एगो प्राप्त हो जाए NaNO3 प्राप्त हुई, जाना कही सोडियम नाइट्रेट कहा जाए। ऊ होला सोडियम नाइट्रेट, ये होता है घुल जाता है, ये घुलनशील पदार्थ है। क्या है? घुलनशील पदार्थ है। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन ये दिया था जिसमें हमको लगाना था अवक्षेपण अभिक्रिया। 4 ऑप्शन दिए थे और 4 ऑप्शन में से अवक्षेपण अभिक्रिया क्या सही था। अब हम 7वां क्वेश्चन पे जा रहे हैं। 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 प्रतिरोध R1 और R2 और R3 का आलेख मतलब चित्र दिया गया है। उसमें दिया था कि 3 प्रतिरोध है, R1 है, R2 है और R3 है। क्या किया गया? एक आलेख दिया गया, यानी चित्र दिया गया है। तो अब R1 और R2 R3 के बीच संबंध पूछ रहा था, ठीक है। तो उसमें संबंध जब पूछ रहा था तो हमको संबंध बताना था। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ आपका है। ये ग्राफ में ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो हम जहां तक हम जानते हैं कि होता है V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR। जैसे ही हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो हमारा करंट का मान बढ़ जाता है, यानी कि V बराबर जब V समानुपाती I होता है ओम के नियम से,
ओम के नियम होता है भी समानुपाती आई। जैसे ही भी बढ़ावल जाए तो आई का हुई बढ़ जाए, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट का हो जाए बढ़ जाए, और करंट बढ़ जाएगा। तो करंट जैसे ही बढ़ी तो जब से करंट बढ़ी तो अगर आर यहाँ पे है, जैसे ही इधर आएगा यानी कि V बटा आर हो जाई, हाई आई हो जाई। तो जैसे ही करंट, जैसे ही वोल्टेज बढ़ावल जाए तो करंट बढ़ी, का हुई करंट बढ़ जाए, और जैसे ही करंट बढ़ी ना तो का प्रतिरोध घट जाए, प्रतिरोध का घट जाए। तो वहीं पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R3 है, तो यहाँ भी बढ़ा जाए तो I3 R3 यहाँ पे दिया रहा है। तो क्या हो जो करंट का मान है जो ज्यादा हो, जो करंट का मान ज्यादा हुई, फिर ओकरी बाद यहाँ पे, फिर ओकरी बाद ये तो करंट के मान है जो ज्यादा हुई तो R3 सबसे कम हुई, प्रतिरोध सबसे कम लगी हो जो। तो R3 ए से कम हो जाए R2, R3 से कम हो जाए R2, R2 से कम हो जाए R1। यानी कि सबसे प्रतिरोध किसका कम है, सबसे प्रतिरोध इसका है, उसके बाद ये, उसके बाद ये है R1। तो इसमें संबंध बताना था, तो R3 R2 R1 ये ऑप्शन क्या था, सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन में देखो, जब भी आप पढ़िए स्टूडेंट, जब भी आप पढ़िए या मेरे भाई बहन जो भी तैयारी ग्रुप डी का कर रहे हैं, उसको एनालिसिस करके पढ़िए। एनालिसिस जब करेंगे ना तो आपका माइंड क्या करेगा, और बेहतर काम करेगा, जिससे आप आगे की प्रक्रिया जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे उसको एकदम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, आप ऑप्शन लगा कर चले आएंगे। तो पढ़ते समय आप एनालिसिस जरूर कीजिए, चाहे कोई सेट पेपर ले रहे हैं, चाहे कोई सेट पेपर कर रहे हैं, तो एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। और कोई भी चीज समझ के पढ़िए, समझ के पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आएगा। तो हर चीज समझ के पढ़िए। आपको हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं आप तक पहुंचे और आप अच्छे से अच्छे तक तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन ये कर रहा है, दिए गए चित्र में 4 ओम, क्या 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभव पात, क्या विभव पात। तो यहाँ पे हमको देखना है कि क्या ज्ञात करना है, हमको विभव पात ज्ञात कीजिए। भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है, भी ज्ञात। भी ज्ञात आसानी से हो जाएगा। ओम का नियम हम लोग पढ़े हैं। ओम का नियम होता है, ओम का क्या नियम होता है, ओम का नियम होता है भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर। तो भी बराबर आई आर होता है। तो हम देख रहे हैं कि 4 ओम में 6 ओम है, तो 4 ओम में 6 ओम है, तो भी बराबर ओम का नियम कहता है भी बराबर आई आर। तो भी बराबर आई आर होता है। तो पहले हम भाई एगो सर्किट है बा, आई सर्किट जुड़ल बा श्रेणी क्रम में 4 ओम 6 ओम। तो 4 ओम और 6 ओम का होला इस श्रेणी क्रम में जुड़ल बा। तो एक ट्रिक है, कुछ नहीं करके करा के आर बराबर लिख दिया, क्या लिख दिया, आर बराबर, आर और 6 और 4 जोड़ दिया तो कितना हो जाए, ये 10 ओम हो जाए, क्या हो जाए 10 ओम, कुल टोटल 10 ओम हो जाए, क्या हो जाए। तो अब एकरी बात क्या कर जी, एकरी बात हम क्या कर ले, हम करेंट के मान ज्ञात कर लेंगे। जब करेंट के मान ज्ञात कर ले जी तो होला भी बराबर आई आर होला, तो होला भी बराबर आई आर। तो भी बराबर आई आर होला। तो ई बताओ भी बराबर कितना दिला, 5 वोल्ट दिले बा। तो 5 वोल्ट दिले बा, तो 5 लिखा है जो आई के मान तो ज्ञाते करे के बा, आर बराबर दिले बा 10, आर बराबर 10। तो है 10 यहाँ पे आई, तो 5 बटा कितना हो जाए, 2 हो जाए, बराबर आई हो जाए, सॉरी 5 ये 10 हो जाए, क्या हो जाए, है 10 नहीं आई तो 10 हो जाए। तो 5 दूनी कितना हो जाए, 10 हो जाए। यानी कि आई के मान निकल जाए, आई के मान निकल जाए 1/2 निकल जाए, आई के मान क्या निकल जाए 1/2, यानी कि आई बराबर 1/2 निकल जाए। क्या पूछा था हमसे, ये पूछ रहा है कि 4 ओम के प्रतिरोध में है में कि 4 ओम के प्रतिरोध में कितना विभव पात हुई। तो 4 ओम के विभव में तो हम जानते हैं कि V बराबर आई आर होला, V बराबर क्या होला, V बराबर आई आर। तो V बराबर जब आई आर होला तब V के जगह पर क्या दिले बा, V के जगह दिले 5 वोल्ट है, दिले 5 वोल्ट और लिखा 5 वोल्ट है जो। I के जगह पे, I के जगह पे कितना दिले बा, सॉरी V के जगह पे, V हमको ज्ञात करना है ना, सॉरी V क्या करना है, हमको ज्ञात करना है।
तो भी बराबर, तो बताओ भी जब ज्ञात करेंगे बाद तो आई कितना देता है 1/2, तो आई लिखा 1/2 गुणे आर कितना निकलल बा, आर कितना बा 4 बा, है 4 में पूछा था, है पूछा था तो लिखा 4, लिखा 4 आ 2 दूनी कितना वाला 4 और यानी कि भी बराबर कितना आ जाए 2 वोल्ट आ जाए, भी बराबर 2 वोल्ट। यही 2 वोल्ट उसमें दिया था और उसको ऑप्शन में सही लगाना था। ठीक है, तो आप लोग को बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करके वो बताइएगा कि समझ में आप लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं समझ में आएगा तो मैं पूरा अगले वीडियो तक प्रयास करूंगा कि आप लोग समझाने का पूरा मैं प्रयास करूँ। तो साथियों एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा बन रहा है और हम कैसे पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है गुर्दे में मूत्र का, गुर्दा मतलब सुनो, गुर्दा मतलब क्या होला, गुर्दा मतलब होला किडनी, गुर्दे का मतलब किडनी होला, किडनी के बात होता है किडनी, किडनी में जब मूत्र का निर्माण किस क्रम में 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है ये पूछा था उसमें, किन 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है, तो एगो होला निस्पंदन, क्या होला निस्पंदन, निस्पंदन करी फिल्टर करी ओकरी बाद चूज करी और चूज कर और शोषण करता है, फिर क्या करता है निष्कासन कर देता है। तो जैसे ही क्या करी करी, फिल्टर करके चयनात्मक करी और चयनात्मक करी ना तो ओकरी बाद निष्कासन कर दी, क्या कर दी निष्कासन कर दी, बाहर निकाल दी। तो 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है, क्या होता है 3 प्रक्रिया, उसमें ऑप्शन दिया था, ऑप्शन के अनुसार ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग जो भी है ये जो भी वीडियो बनाया जा रहा है वो ऑप्शन के से लेकर बनाया जा रहा है। जो ऑप्शन में दिया था ये क्या है, कह रहा था गुर्दे में मूत्र का निर्माण किस क्रम में 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है, तो निस्पंदन से, चयनात्मक और पुनः अवशोषण और निष्कासन, ये ऑप्शन दिया था। इस ऑप्शन क्या था ये सही था। अब कह रहा है अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है, अलैंगिक अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है, तो उसमें ऑप्शन दिया था मुकुलन ऑप्शन दिया था, विखंडन ऑप्शन दिया था, द्विचर विखंडन ऑप्शन दिया था। यही ऑप्शन क्या था सही था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका कुछ और था। कह रहा था अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण, उदाहरण नहीं है, नहीं है पूछ रहा था, तो नहीं है पूछ रहा था तो उसमें एक ग्राफ्टिंग था, ग्राफ्टिंग था उसमें था, तो हाई सब सही थे, लेकिन जब नहीं है पूछ रहा है तो ये क्या था ये ऑप्शन सही था। उसमें कहा था कि अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, तो अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है तो मुकुलन मुकुलन होइए जाए, विखंडन होइए जाए और द्विचर होइए जाए और विखंडन होइए जाए, तो कौन ना हुई ग्राफ्टिंग ना हुई, तो ये हमारा ऑप्शन क्या था सही था। तो आप लोग चैनल पर हमारे बने रहिएगा, अगला वीडियो हम कल फिर लेकर आएंगे, हमारा 10 बजे ही, अभी 10 बजे ही वीडियो अपलोड करेंगे। फिलहाल अभी कुछ टाइम नहीं है मेरे पास, तो वीडियो 10 बजे अपलोड होगा, तो उसके बाद आप लोग हम टाइम बता देंगे तब मेरा वीडियो फिर अपलोड होता जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल बने रहिएगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो साथियों एक बार आप लोग से हाथ जोड़ कर रहे हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो सभी के पास पहुंचे और सभी लोग बेहतर तैयारी कर सके इस RRB टेक थ्योरी 4-5 में। ठीक है, तो नमस्कार, आज के लिए वीडियो इतना ही है। ठीक है, नमस्कार। तो हेलो साथियों, नमस्कार, आप लोग कैसे हैं, आप लोग ठीक हैं। तो आज क्लास का तीसरा दिन है और इसी के साथ हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन चालू करेंगे। तो इससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, हमको पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। और वीडियो देखते समय कोई भी चीज पढ़ते समय स्किप मत कीजिए, उसको देखिए क्या बताया जा रहा है। क्या पता अगर थोड़े से स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वही समझने के लिए आपको स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप कर दे रहे हैं तो आपको आगे की प्रक्रिया समझ में नहीं आएगा, आगे जो बताएंगे वो समझ में नहीं आएगा। तो स्किप करके ना पढ़े, आराम से पढ़े जो कि हमको समझ में आए। तो पहला को ये हम लोग कल 10 क्वेश्चन तक पढ़ दिए थे, 11 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा जो है, अंगूठा क्या, अंगूठा और तर्जनी, अंगूठा हाई
अंगूठा का मतलब ये, तर्जनी ये किसको दर्शाता है, ठीक है। तो हम जान लें कि पहले राइट हैंड रूल क्या कहता है। राइट हैंड रूल क्या है, ऐसे दिखाता है राइट हैंड रूल ये। तो राइट हैंड रूल में ये दिखाता है बल को, बल जिसे मोशन को भी दर्शाता है, गति की दिशा को भी दर्शाता है और बल को भी दर्शाता है। और जो ये है इसको कहते हैं तर्जनी, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को ये दर्शाता है, यानी इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड के दिशा को दर्शाता है। ये जो होता है मध्यमा होता है, क्या होता है, मध्यमा। ये जो मध्यमा होता है, तो ये मध्यमा जो है यानी करेंट को दर्शाता है, धारा को, बहने वाली धारा उसको दर्शाता है। ये किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, ये किसको, बल को, या गति के दिशा को दर्शाता है। इसमें दिखाया गया, देखिए यहाँ पे राइट हैंड बनाया है, राइट हैंड बनाया है। इस राइट हैंड में अंगूठा को हम मोशन दिखाएं या बल को भी दर्शाता है। ये जो है इसको कहते हैं हम तर्जनी, क्या कहते हैं, तर्जनी कहते हैं। ये दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र को, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम, ये है मध्यमा, मध्यमा जो है करंट को दर्शाता है, दिशा को, करंट की जो धारा प्रवाह हो रही है किस दिशा में प्रवाह हो रही है उसको दिखा देता है। तो जैसे करंट बॉय वो एक दिशा में क्या करी, हाई जो मिडिल जो मध्यमा बा वो करंट की दिशा को क्या करी, इंडिकेट कर दी। हाई क्या करी, मैग्नेटिक फील्ड के इंडिकेट कर दी। हाई क्या करी, बल, कहाँ बल लगा था तो वो बल के क्या करी, दिखा दी। तो उसमें ऑप्शन दिया था बल तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो बल तथा चुंबकीय क्षेत्र तो दो पूछा था, अंगूठा पूछा था और तर्जनी पूछा था। तो कौन ऑप्शन सही था, बल था और चुंबकीय क्षेत्र था। ये ऑप्शन क्या था, सही था। अब क्या है, अब अगर मान लीजिए कि अगर 2025 में ग्रुप डी में ये ना पूछकर कहेगा कि ऐसा है, अंगूठा बताइए और कहा गया कि मध्यमा बताइए, मध्यमा पूछ दिया तो मध्यमा क्या बताएंगे आप, तो अंगूठा बता देंगे बल अगर चेंज कर दिया, बल नहीं दे दिया, मोशन दे दिया, गति दे दिया तो मोशन, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, करेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेंट की दिशा को और क्या, मोशन की दिशा यानी गति की दिशा को चेंज थोड़ा सा भी किया तो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो बारीकी से जब पढ़ेंगे, इसीलिए हम बारीकी से आप लोग वीडियो अपलोड करके दे रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन कितनों भी घुमाएं आप उसके आंसर आसानी से दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। आप जब पढ़े रहेंगे, जब आरआरबी टेक 3, 4, 5 में आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको किसी तरह से घुमा कर क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आप एकदम फटाफट जवाब दे देंगे। और जवाब देने के लिए आरआरबी टेक 3, 4, 5 पर जुड़ना ही पड़ेगा आपको। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में आपतित किरण तथा निर्गत किरण। चित्र में आपतित किरण है, आपतित किरण का मतलब समझिए क्या होता है। आपतित किरण मतलब कोई प्रिज्म है, जिसे मान लीजिए कि बोर्ड है, अब मान लो उनसे हम प्रकाश डाल दें, तो प्रकाश डाल दें तो यहीं पर ये आपतित हो जाए, क्या हो जाए, आपतित हो जाए। जैसे ही प्रकाश हम डालें तो क्या हो, आपतित हो जाए, तो ये कहा जाए आपतित। और जैसे ही अगर तो ई पर डाल दी, लेकिन हमको फिगर दिया था, प्रिज्म दिया था, अब प्रिज्म जो दिया था, अब प्रिज्म हम जानते हैं त्रिभुजाकार होता है, तो ये होता है कि इस पर से जैसे ही प्रकाश पड़ी है जो कि आई, जैसे ही पर प्रकाश डाल, तो जैसे ही प्रकाश डाल तो क्या करें, हे में से हे पृष्ठ से टकराई, जब हे पृष्ठ से टकराई तो ई पृष्ठ से टकरा के सीधे का जो बाहर आई, जब बाहर आई तो निर्गत किरण, क्या कहा जाए, ओके निर्गत किरण कहा जाएगा। यानी कि जो पी क्यू दर्शा रहा है वो निर्गत किरण को दर्शा रहा है, ये जो एमन दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है क्या, आपतित किरण को दर्शा रहा है। तो इसमें जो दिया था चित्र में आपतित किरण का निर्गत किरण को दर्शाता है, तो दिया था एम एन, क्या दिया था, एम एन तथा हाई क्या हो जाए, पी क्यू। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका निर्गत किरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्गत किरण। लेकिन उसमें एबीसीडी अच्छा से दिया था, इसमें हम क्या लिए, एम एन पी क्यू में लिया है, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया है तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हम कैसे वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यदि अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिए कि हमें अच्छा लग रहा है सर और वीडियो बनाइए आप, तो एक प्रोत्साहन होगा मेरे लिए कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो वीडियो और आपको हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे बारीकी से समझाकर आपके पास तक हम पहुँचाएंगे।
ठीक है, ये अगर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि 3 ओम, 3 ओम क्या, 3 ओम और 2 ओम और 6 ओम, यानी कि 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम के तीन प्रतिरोध है। तीन प्रतिरोध को 9 वोल्ट की बैटरी से, किसके 9 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है जाए तो 6 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर क्या होगा। यानी कि 6 ओम में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आपको, इसमें पूछ रहा है, 6 ओम में पूछ रहा है कि प्रतिरोध कितना होगा। तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, एक समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है, एक श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है। तो हम क्वेश्चन देख लें, जब हम कुछ वीडियो आगे चलकर हम बनाएंगे तो सभी को हम क्या करेंगे, डेरिवेशन के साथ हम लोग पढ़ाएंगे। तो फिलहाल में हम ग्रुप डी के लेवल से तैयारी करा रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन तैयारी करा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा उसको हम नहीं डेरिवेशन बता पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए कैसे लगेगा, देखिए इसका आराम से एकदम आसानी से लग जाएगा। एक सर्किट आप तैयार कीजिए, क्या कीजिए, एक सर्किट तैयार कीजिए। सर्किट हम तैयार करेंगे, जैसे ही ये हमारा 3 दिया, 1 2 3 तो प्रतिरोध 3 हो, 3 प्रतिरोध होना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में करता तो श्रेणी क्रम में करा करेंगे, श्रेणी क्रम में करता नहीं। अब कई लगे बाद दे देंगे 3 ओम, क्या कहता 3 ओम, तो एक पहले 9 वोल्ट से जोड़ता है, 9 वोल्ट से जोड़ डाला, 9 वोल्ट से जोड़ के एक कहते था कहा था 3 ओम, तो कहता 3 ओम है, कहा था 2 ओम तो 2 ओम था, और 6 ओम देता 6 ओम दे दे। अब उसके बाद दे दिए, उसके बाद 9 वोल्ट की बैटरी लगा ही दी है। अब कह रहा है कि 6 ओम में, कहीं में 6 ओम में, 6 ओम में क्या कहता है, 6 ओम में प्रतिरोध के बीच विभवांतर कहता है, भी कहता ज्ञात करने के लिए, क्या कहता भी कहता ज्ञात करने के लिए। तो भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सबसे आसान विधि ये है कि आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, इस शॉर्टकट विधि है, इसमें हम सर्किट भी नहीं बनाएंगे, जब हम उसमें पेपर में जब बैठेंगे तो इतना करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस समझ लीजिए, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस किया कीजिए, आप लोग का बहुत चीज सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आर इक्विवेलेंट लिखा फटाक, आर इक्विवेलेंट लिख दिया, लिखने के बाद 3 2 5 और 5 6 5 11 कितना हो जाए, 3 2 5 और 5 6 11, 11 सीधे 11 ओम, यानी कि टोटल प्रतिरोध कितना हो जाए 11 ओम, क्या हो जाए 11 ओम। टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 11 ओम का हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 11 ओम का हो जाएगा। और उसके बाद हम निकाल लेंगे क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर आई है, V बराबर आई है। पहले हम करंट निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा क्या निकलेगा, 6 में प्रतिरोध निकलेगा, सॉरी 6 में क्या निकलेगा, विभवांतर निकलेगा। तो हम V बराबर आई आर लिख दें, V बराबर देता 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट लिखा फटाक जाइए, 9 वोल्ट लिख देना। लिखला के बाद यहाँ पे आई है, आई तो हम ज्ञात करने के बाद, आई ज्ञात करने के बाद आर जो है, आर की जगह यहाँ पे आर हम क्या करेंगे, आर की जगह पे 11 ओम, कितना, सॉरी 11 ओम, 11 ओम दिया। तो जैसे 11 गुणा होगा इधर ये कितना हो जाए, भाग में हो जाए, 9/11 हो जाए बराबर आई हो जाए, ये आई बराबर लिखा चला 9/11 लिख दिए। लिखने के बाद हमको क्या ज्ञात करना है, 6 में प्रतिरोध, तो फिर भी बराबर आई आर लगा दो, फिर भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर लगा दो, भी बराबर आई आर लगने के बाद उसकी बात क्या करो, भी हम ज्ञात करने के बाद आई कितना देता 9/11 देता, के में निकालेंगे बहुत 9/11 के में निकालेंगे बाद, है में निकालेंगे बाद, है में ते में निकालेंगे बाद क्या हो जाए 6 हो जाए, 9 छके 54, 9 छके 54/11। जैसे ही भाग देव, जैसे ही भाग देव तो कितना निकल जाए 4.9 आ जाए, कितना आ जाए 4.9 भाग दिया, भाग दो तो तुरंत क्या होगा 4.9, सीधे 4.9 आ जाए। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, ये 4.9 आंसर दिया था 4.9 वोल्ट, तो 4.9 वोल्ट क्या था उसमें आंसर था। तो आप लोग वीडियो स्किप करके देखेंगे तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से हुआ है। एक क्वेश्चन जानते हैं ग्रुप डी के लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए मायने रखता है, और उसी को हम देखिए, जब भी हम क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं तो लाखों लड़के हमारे पीछे हैं और हमसे आगे हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग कुछ कहते हैं एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, लाखों के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके साथ हमको भी रहना है और उसके साथ ही हमको फाइट करना है। तो आप स्किप करके वीडियो ना देखिए, अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपकी गलती वहीं पर हो जा रहा है। तो इसके साथ 15वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्युत मोटर के आर्मेचर में कौन कौन सा भाग शामिल होता है। विद्युत मोटर के जो मोटर होता है, विद्युत मोटर के आर्मेचर, विद्युत मोटर के जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में कौन कौन सा भाग शामिल होता है, कौन कौन सा भाग शामिल होता है। तो उसमें भाग शामिल होता है जो ऑप्शन में दिया था, वो दिया था आर्मेचर दिया था। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में आर्मेचर, फर्स्ट शिफ्ट में जो दिया था आर्मेचर दिया था, और कुंडली क्या दिया था, कुंडली। और कुंडली के मतलब ये होता है, कुंडली का मतलब आर्मेचर बाइंडिंग होता है, क्या होता है
आर्मेचर बाइंडिंग। आर्मेचर जो बाइंडिंग होता है, आर्मेचर जो बाइंडिंग होता है, आर्मेचर बाइंडिंग विद्युत फ्लक्स उत्पन्न करता है। कुंडली की क्या काम है? कुंडली क्या काम है? कुंडली की ये काम है कि ऐसा फ्लक्स उत्पन्न कर दो, तभी तो करंट आएगा। फ्लक्स उत्पन्न करो और करंट प्रवाह करो उसमें। तो क्या करी आर्मेचर बाइंडिंग, क्या करी फ्लक्स उत्पन्न कर दी। और कम्यूटेटर करंट के 10 दिशा क्या करी बदल दी। ये क्वेश्चन पूछा था। करंट क्या करे, कम्यूटेटर क्या करे, कम्यूटेटर एसी को डीसी में चेंज कर देता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है। अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट प्रवर्ती धारा और डायरेक्ट करंट, तो एसी को डीसी में तुरंत चेंज कर देता है। तो ये क्या करता है, करंट की दिशा को क्या करता है, बदल देता है, करंट की दिशा को बदलता है। ये कम्यूटेटर स्विच की तरह होता है। कम्यूटेटर क्या होता है, आप पूछ देगा ग्रुप डी में कि क्या कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर के काम क्या है, तो कम्यूटेटर काम क्या है, कम्यूटेटर अब उसमें दे दे एसी को डीसी बदलना, तो क्या करेंगे, उसमें ऑप्शन दिया होता है तुरंत मारेंगे एसी को डीसी बदलना। अगर ये भी पूछ दिया कम्यूटेटर किस प्रकार का यंत्र है, एक कम्यूटेटर एक स्विच के प्रकार का यंत्र है, एक स्विच की तरह काम करता है, तुरंत हम जवाब दे देंगे। जब आप इसकी वीडियो करके ना देखेंगे तब आपके साथ ये रहेगा। हमारे सभी जो भी भाई बहन एंड साथी हैं, आराम से वीडियो बिना स्किप किए वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आ गया। इसीलिए हम 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन बेहतर तरीके से लेकर आ रहे हैं कि आपका ग्रुप डी के एक क्वेश्चन ना छूटे। और जिस दिन छूट गया उस दिन आप पीछे कई लाखों लड़कों से, कई हजारों लड़कों से आप पीछे हो जाएंगे, और वही पीछे हमको नहीं करना है। तो यहाँ कम्यूटेटर देखिए अब साफ्ट होता है, उसमें साफ्ट भी दिया था, लेकिन साफ्ट को उसमें नहीं दिया था, उसमें साफ्ट नहीं दिया था, बस ये दिया था आर्मेचर दिया था, कुंडली दिया था, और कुंडली का मतलब आर्मेचर बाइंडिंग, ये आर्मेचर बाइंडिंग और कम्यूटेटर दिया था। तो यही ऑप्शन क्या था, सही था। कभी कभी आर्मेचर के जगह पर क्या करता है, कभी कभी आर्मेचर के जगह पर नरम लोहा, तो नरम लोहा होता है, तो इसके जगह पर नरम लोहा, कभी कभी नरम लोहा का बना होता है। किससे बना होता है आर्मेचर, नरम लोहा का बना होता है। अब 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, कह रहा है कि वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजनों की संख्या क्या है, एक से अधिक है, परमाणु होते हैं, एक से अधिक परमाणु होते हैं, वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ये हमारा 5 क्वेश्चन आज भी रहा, बहुत बेहतर तरीके से रहा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो बहुत अच्छा बन रहा है सर, और आप वीडियो ऐसे ही बनाते रहिए, जो कि हम लोग तैयारी में क्या हो, कुछ हेल्प मिले। तो आप लोग हेल्प लीजिए और दूसरों को हेल्प कीजिए जो घर पे भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग ग्रुप डी के ही लेवल से तैयारी कर रहे हैं। अगर 9th 10th में भी क्लास में लड़के पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं आराम से, वो सब उन लोग का विद्युत है, ये उसमें आराम से वो पढ़ सकते हैं। तो घर के जो भी बच्चा है, चाहे पढ़ रहे हैं, जो 9th 10th पढ़ रहे हैं, उसको भी वीडियो क्या कीजिए आप लोग दिखाइए। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। तो इसी पर एक शायरी है, प्यार नहीं प्यार का एक झोंका है, प्यार नहीं प्यार तो एक झोंका है, आज जिस दिन तुम प्यार किए ना वहीं से तुम्हारा धोखा है। तो साथियों, प्यार कम करना एक एट्रैक्शन है, प्यार नहीं एक एट्रैक्शन है। एट्रैक्शन से जान दो ना, जिंदगी में तबाही आ जाता है, तूफान आता है, उस तूफान को रोकने के लिए कोई रुक नहीं पाता है। कितनों भी तुमको बड़ा आदमी समझा देना, कितनों भी समझा दे, तुम समझ ही नहीं पाओगे, समझे, एकदम वहीं से धोखा चालू होता है। ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार। आज का दिन और अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग आए हैं, और अगले क्वेश्चन के साथ हम आरआरबी टेक 345 में आ चुके हैं और आपके साथ जुड़ गए हैं। तो आप लोग से गुजारिश होगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो हमारा एक एक लाइन देखिएगा जो कि आपको समझ में आए। जब आप स्किप करेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा।
और एक गुजारिश और है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा कि और दोस्तों को हेल्प मिले। जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले कि वो क्या करें, अपने तैयारी को बेहतरीन बनाए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। क्या? डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। एक डीसी मोटर होता है, एक डीसी जनरेटर होता है। एक डीसी मोटर एक डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए, कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जब धारा की दिशा बदलना होता है ना, तो हम क्या करते हैं? कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। किसका? कम्यूटेटर का। और कम्यूटेटर का काम ये भी है एसी को डीसी में चेंज करना। कल ही हम वीडियो में बताए थे, आप लोग बताए थे कि एसी का काम कम्यूटेटर का काम क्या है? एसी को डीसी में चेंज करना, एसी को डीसी में चेंज करना। तो इसका काम क्या है? एसी को डीसी में चेंज करना। लेकिन और क्या इसका काम है? कम्यूटेटर जो है ये धारा की दिशा को क्या करता है? बदल देता है। धारा की दिशा को क्या करेगा? चेंज कर देगा। ठीक है, आइए हम कल बताते हैं। इसमें दिया है, हाँ, एक दिया है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कम्यूटेटर प्रयोग होता है। और कम्यूटेटर क्या है? जब रोटर घूमता है, क्या होता है? जब रोटर घूमता है तो कम्यूटेटर और ब्रश के बीच संपर्क क्या होता है? संपर्क बदलता है। जब रोटर घूमता है तो कम्यूटेटर और ब्रश के जो बीच होता है क्या होता है? संपर्क बदलता है, जिससे धारा की दिशा क्या होती है? बदल जाती है। जब रोटर घूमता है तो कम्यूटेटर और ब्रश के बीच, किसके बीच? कम्यूटेटर और ब्रश के बीच संपर्क बदलता है, जिससे धारा की दिशा में क्या होता है? चेंजिंग हो जाता है, यानी उलट जाता है, यानी बदल जाता है। ठीक है, ये कल भी डीसी मोटर पर क्वेश्चन जो आया था। और ये अगला क्वेश्चन है छोटे कण में डैश दिया था, यहाँ पे डैश कर दिया था, यहाँ भरना था, और डैश करके यहाँ पे दिया था। रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखरते हैं। दूसरी ओर बड़े कण फिर डैश दिया था, और फिर डैश दिया था। रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखरते हैं कौन होते हैं? वो होता है बैगनी। क्या होता है? बैगनी, नीला, लाल और नारंगी होते हैं। क्या होते हैं? नारंगी होते हैं। बैगनी, नीला, यहाँ पे छोटे कण क्या होंगे? बैगनी और नीला होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? बड़े कण जो होंगे लाल होंगे और नारंगी होंगे। क्या होंगे? बड़े कण क्या होंगे? लाल होंगे और नारंगी होंगे। ये प्रकाश सबसे अधिक बिखरते हैं। वायुमंडल में क्या होता है? हम कहते हैं कभी कभी आकाश का है नीला दिखाई देता। तो तुम लोग भी देखते हो आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? अरे आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? जब नीले रंग के प्रकाश क्या होते हैं? जो नीला रंग होता है, नीला रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, अधिक बिखेरता है। आके क्या करी? वायुमंडल में आई तो वायुमंडल में छोटे छोटे कण होंगे, और छोटे छोटे कण होंगे तो क्या है? उससे टकराएंगे, एक दूसरे से टकरा कर क्या करेंगे? बिखरेंगे। और जैसे ही बिखरता है ना, तो क्या होला कि प्रकाश जैसे से बिखर एक दूसरे से टकरा क्या करी? जो आकाश रही वो आकाश एकदम नीला, आपके दिन में नीला दिखाई। तो इसीलिए प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है। जो नीले रंग के प्रकाश किरण होते हैं, वो क्या करते हैं? दिन में, यानी कि सबसे क्या करते हैं? नीले रंग के प्रकाश सबसे दिन में अधिक बिखरते हैं, यानी प्रकीर्णन करते हैं, और आकाश में दिन में नीला दिखाई देता है। समझ में आया? यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल RRB Tech 345 को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि उसको हेल्प मिले। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए ना कि मेरा सीट इस बार कंफर्म है। इतना कीजिए कि सीट इस बार कोई लेना, आपका सीट आपके हाथ में है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपसे कोई जीत नहीं सकता है। तो आप क्या कीजिए कि आप और बच्चों से कुछ अलग तैयारी कीजिए कि आप जाकर अच्छे से अच्छे वहां पे अंक और अपना जो भी है अपना फाइट कर पाएंगे। यानी कि RRB Tech 345 में आप लोगों का स्वागत है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और जो आप तैयारी कर रहे हैं वो बेहतर तैयारी कर रहे हैं कि आप रेलवे ग्रुप डी को एग्जाम
आप आसानी से पास कर पाएंगे। तो इस पे आप जुड़े रहिए, आरआरबी टेक 345 पे जुड़े रहिए कि आप लोग आसानी से एग्जाम निकाल सकें। और भी बच्चों को क्या कीजिए, जो भी आपके दोस्त मित्र जो भी हैं, भाई बहन जो भी है, उन लोगों को वीडियो तक पहुंचाइए कि हमारा वीडियो जाए और वो लोग तैयारी करें। तो इसी के साथ एक कहावत है कि जिस तुम मेहनत से भाग रहा है ना, जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही तुम्हें सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही तुम्हें सफलता दिलाएगी। झोंक दो उस आग में, वही आग तुम्हें हीरा बनाएगी। तो आरआरबी ग्रुप डी सामने है और सामने के जैसे हम लोग तैयारी करेंगे, आज जो तैयारी हम लोग कर लिए तो कल के डेट में मेरा क्या होगा, भविष्य सुधर जाएगा। जो भी गरीब छात्र भी है वो एकदम अपने परिवार को इतना देख कर चले कि मेरा परिवार कैसा है। आपका परिवार आपके पे उम्मीद कर रहा है, और जब उम्मीद कर रहा है तो आप लोग बेहतर तैयारी करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपके माँ बाप कुछ आशा करके बैठे हुए हैं कि आप आगे तक जाएं। वो सोच रहे हैं, दिन का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बच्चे का नौकरी कब लग जाए। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे, आपको जरूर जब तक ग्रुप डी खत्म नहीं हो जाएगा मैं सेट पेपर लेकर आता रहूंगा। आप लोग पढ़ते रहिएगा और ग्रुप डी आपके हाथ में होगा। तो इसी के साथ अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? सबसे कम अभिक्रियाशील, 4 ऑप्शन दिया था इसमें, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मेरा सही होता है और 4 ऑप्शन में दिया था मैग्नीशियम, फेरिक, कैल्शियम और पीबी। अगर ऑप्शन बदल भी जाए तो ऑप्शन मेरा एक ही सही होगा। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? सबसे कम, सबसे कम। जानते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम का होता है। अब पोटेशियम के बाद क्या होता है, सोडियम का होता है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम के बाद जिंक का होता है। जिंक के बाद फेरिक का होता है। फेरिक के बाद पीबी का होता है। पीबी के बाद हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन के बाद कॉपर का होता है। कॉपर के बाद Hg यानी कि मरकरी। मरकरी के बाद Ag का होता है सिल्वर यानी चांदी। और एउ मतलब गोल्ड। गोल्ड होता है, सोना होता है। जो सोना का अभिक्रियाशीलता क्या होता है, सबसे कम होता है। और चांदी का भी, चांदी के बाद सोना होगा। ठीक, तो ए में दे रहे, ए में मैग्नीशियम दिया था और फेरिक दिया था और कैल्शियम दिया था और पीबी दिया था। तो ये बताओ स्टूडेंट, ये बताओ कि आओ पोटेशियम बा, सोडियम बा, मैग्नीशियम बा, ये बताओ मैग्नीशियम पहले आ गई, एल्युमिनियम बा तो एल्युमिनियम और फेरिक देखा था, फेरिक ही दिले बा। फिर तक के कैल्शियम कहाँ दिले बा, कैल्शियम यहाँ पे दिया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कैल्शियम ना लेके कुछ और ले रहे हैं हम। यहाँ पे कैल्शियम नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई और मान लीजिए कि यहाँ पे हम सोडियम दे दिए। क्या दे दिए, सोडियम दे दिए। चलिए वहाँ मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे सोडियम दे दे रहे हैं हम ऑप्शन में, ठीक है ना। तो सोडियम दे दिए। तो बताना आप लोग बताइएगा कि ये बताइए कि सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, सोडियम दिया ही है, फिर फेरिक दे दिया है, फिर मैग्नीशियम। लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, लास्ट में हमारा आ रहा है पीबी। क्या आ रहा है, पीबी आ रहा है। देखिए इस पीबी के पहले सोडियम दिया है, सोडियम यहाँ पे है, देख रहे हैं ना, सोडियम है। फिर फेरिक दिया, फेरिक इसके पहले है। फिर क्या है, सोडियम है। तो सोडियम, सोडियम कहाँ गया, सोडियम ये है। तो फेरिक हो गया, सोडियम। मैग्नीशियम कहाँ है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये 4 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 इसके पहले आया, इसके पहले 1 2 3, तो 3 जो है इसके पहले आया और पीबी क्या आया, लास्ट में आया। यानी कि अभिक्रियाशीलता सबसे तीनों से क्या है, इसका कम है। यानी कि सीसा का जो अभिक्रियाशीलता होता है क्या होता है, उस ऑप्शन के हिसाब से पीबी का यानी सीसा क्या था, अभिक्रियाशीलता कम था। समझ आया, ठीक है। समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि बच्चा भी देखे। ये कोई जरूरी नहीं है कि सब कोई, यानी सभी एग्जाम के लिए अवेलेबल है। ये नहीं कि खाली आरआरबी ग्रुप डी के लिए है, नहीं, ये टोटल, चाहे एसएससी जीडी हुआ, चाहे एसएससी एमटीएस हुआ, चाहे कोई भी एग्जाम हुआ, सभी एग्जाम में जिसमें साइंस पूछेगा ये सब चीज आता है। तो आप लोग पढ़ेंगे ना तो सब कुछ आपको बेहतर तैयारी होगा। तो अभी भी एनालिसिस करके पढ़िए, जिस दिन एनालिसिस करके पढ़ेंगे वो आपको एकदम अच्छा से ज्ञान हो जाएगा। और जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान कोई छीन नहीं सकता। समझ गए दोस्त, कभी एग्जाम कोई भी ज्ञान हमारा कोई ले ही नहीं सकता है। अगर कोई ले लेगा तो बताए, अगर हम बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान कोई ले नहीं सकता है। हमारा ज्ञान मेरे पास रहेगा, आपका ज्ञान आपके पास रहेगा। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी।
जितना पढ़ेंगे उतना ही आपकी सफलता कदम चूमेगी। समझ रहे हैं? तो इसी के साथ अब ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण, क्या परिमाण, परिमाण के मतलब होता है वैल्यू यानी मान, अधिकतम होता है। कह रहा है कि किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है। तो हम जानते हैं कि परिमाण यानी कि बल अधिकतम होता है, यानी कि हम जब भुजाओं की लंबाई क्या होती है, जब लंबाई यहाँ डैश डैश दिया था, यहाँ भरना था लंबाई होती है, चुंबकीय क्षेत्र के जब लंब होते हैं एफ बराबर बी आई एल सेम थीटा होता है। एफ बराबर क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा। एफ बराबर होता है, एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा होता है। एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा होता है। और जब थीटा बराबर जब 90 का होता है, एफ बराबर हम करेंगे बी आई एल साइन हाई थीटा का जब 90 जैसे ही रख देंगे, जैसे ही रख देंगे साइन 90 का मान कितना होगा। जब टेंथ में हाई स्कूल में टेंथ में और नाइन्थ में आप पढ़े, नाइन्थ में पढ़े हैं कि सॉरी नाइन्थ में सिलेबस में नहीं है, अब त्रिकोणमिति हटा दिया गया है, टेंथ में है। टेंथ में हम जब साड़ी पढ़ते हैं साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान कितना होता है ये तो जानना आपको जरूरी होगा। साइन 90 का मान क्या है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो साइन 90 का मान 1 रखेंगे, एफ बराबर क्या होगा बी आई एल गुणे क्या होगा साइन 90 का मान 1। तो एफ बराबर क्या बी आई एल, क्या होगा बी आई एल होगा। ए बराबर क्या होगा बी आई एल। तो ये क्या होता है मैक्सिमम होता है, क्या होता है मैक्सिमम होता है। ए बराबर बी आई एल क्या होता है मैक्सिमम होता है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है लंबवत होता है, क्या होता है लंबवत होता है। जब किसमें थीटा बराबर 90 होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत होता है क्या होता है अधिकतम होता है, क्या होता है इसका परिमाण क्या होता है अधिकतम होता है। अब जान लीजिए 20 नंबर, जब प्रकाश संश्लेषण के कौन सा घटक आवश्यक होता है। इसमें दिया है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा घटक, प्रकाश संश्लेषण के कौन सा घटक आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O। जल का मतलब H2O का मतलब होता है जल। सूर्य प्रकाश, जो प्रकाश किरण आ रही है, जो प्रकाश किरण क्या हो रही है आ रही है, उसको हम सूर्य प्रकाश कहते हैं। और क्लोरोफिल ये सब क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में ये घटक यानी कि आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के कौन सा घटक आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल आवश्यक है। ये ऑप्शन दिया था, ये ऑप्शन में क्या था यही सही था। तो आप लोग ध्यान दीजिए सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल, ठीक है ये हमारा ऑप्शन दिया था, ये ऑप्शन क्या था सही था। तो यहां तक रहा 1 2 3 4 5 रोज 5 क्वेश्चन इसलिए लेकर आ रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा बेहतर तैयारी कर सकेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, कोई क्वेश्चन ना छूटे। जब आप पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। आप पढ़िए जानिए उसके विषय में, अगर देखिए जब तक उसका निचोड़ नहीं निकालेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। निचोड़ निकालने के लिए हमको उससे पूछना होगा क्यों कैसे क्या, समझ रहे ना, उससे क्वेश्चन करना होगा, तब जाके आप एग्जाम अच्छे तरीके से और फाइट कर पाएंगे। जानते हैं ना जब आप बढ़ेंगे तभी आप किसी से लड़ेंगे। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है जो एक जटिल अणु है तथा सरल शर्करा देता है, वो है लार एमाइलेज। ये 17 अगस्त 2022 का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जो कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है जो एक जटिल अणु है तथा सरल शर्करा को तोड़ देता है, वो है लार एमाइलेज। क्या है ये है लार एमाइलेज। लार एमाइलेज जो पाया जाता है हमारी लार ग्रंथियां पाया जाता है, हाइलार जो लार पावल और अग्नाशय में पाया जाता है। लार ग्रंथि और अग्नाशय से निर्माण होता है। जैसे ही भोजन करते हैं जैसे भोजन कोई नहीं तो इमे लसोर टाइप को जो होला, लसोर टाइप एक दूसरे से क्या करता है उसको बांध देता है, वो मीठा स्वाद भी बनाता है। जो लार हमारा ग्रंथियां होती है वो स्वाद ही बनाता है, जिसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज का नाम होता है, दूसरा नाम है टाइलिन। और टाइलिन क्या करी पूरा मुंह में जो भोजन कर जाए वो क्या करे ओके ना करे भोजपुरी में ओके रसदार बना ओके क्या करे एकदम बूट कर दी और उसमें चिपचिपा टाइप के हो जाए। जब चिपचिपा टाइप के हो जाए
तो क्या हो जाएगा, वो मीठा भी लगता है और क्या करता है, और वो एमाइलेज को क्या करता है, शर्करा में तोड़ देता है। शर्करा में क्या करी, तोड़ दे, और शर्करा में तोड़ दी, शर्करा मीठा वाला थोड़ा सा मीठा भी बनाता है, और ग्लूकोज और माल्टोज में क्या करेगा, तोड़ देगा। उसी को हम कहते हैं शर्करा। क्या कहलिए, शर्करा कहलिए। ग्लूकोज और माल्टोज में जैसे ही तोड़ी तो ओके कहल जाए शर्करा। तो उसको टाइलिन भी नाम है, उसका क्या नाम है, टाइलिन भी नाम है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि चंद्रमा की सतह से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश में कैसा दिखता है। जब कोनो अंतरिक्ष जला आकाश में देखेला तो आकाश उसको काला दिखाई देता है। क्यों काला दिखाई देता है, इसलिए काला दिखाई देता है कि वहां पे क्या होता है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन इतने बिखेरते नहीं है प्रकाश, इसीलिए सब काला काला नजर आता है। काला काला नजर आ रहा, बेचारा अंतरिक्ष में गया है व्यक्ति, वो गए हैं और जो काला काला नजर आ रहा है, तो क्या होला, वो प्रकीर्णन ना होला। वो जो प्रकाश के प्रकीर्णन रही तो वो जी क्या हो, प्रकाश हमके अच्छा से दिखाई दे, इसलिए काला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन, उसमें प्रकीर्णन नहीं होता है जिसके कारण वो क्या दिखता है, काला दिखता है। कौन, आकाश। आकाश काला दिखता है। क्या दिखता है, आकाश काला दिखेला। समीकरण ए क्वेश्चन है, समीकरण SO2 प्लस H2S प्लस 3S, एरो दिया है 3S प्लस 2H2O में हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणु की आवश्यकता है। तो उसमें ऑप्शन दिया था, चार ऑप्शन दिए थे, जिसमें कि एक ऑप्शन हम लिखे हैं आपको, आप लोगों के सामने, वो होता है 2। क्या होता है, 2 होता है। समीकरण मतलब ई अभिकारक है, के अभिकारक से मिलकर क्या बन रहा है, निर्माण हुआ है, उत्पाद। यानी कि SO2 और H2S में 3S जब मिलाया था, 3S प्लस 2H2 में हाइड्रोजन सल्फाइड कितने अणुओं की आवश्यकता होती है, उसमें 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। कितने अणुओं की, 2 आवश्यकता, उसमें 2 ऑप्शन सही था। तो आप लोग चैनल बने रहिए, आप खूब अच्छे से पढ़िए, आपकी सफलता मेरे साथ है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके हम साथ जरूर रहेंगे। आप जुड़े रहिए बस चैनल पर आरआरबी टेक 345 में। यदि चैनल को अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग से यही हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और स्किप करके वीडियो ना पढ़िए। जब स्किप करके वीडियो पढ़ेंगे ना तो आपको कम समझ में आएगा। आप उसको क्या कीजिए, उसको देखते हुए पढ़िए, कैसे हमको क्या हो रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं, सब कुछ अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कीजिए। अगर कुछ चीज आपको फंस भी रहा है तो भी कमेंट करके पूछिए, सर कैसे हुआ है, तो हमको बता दीजिए, तो आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है, अगला ये, किस संक्रमण वायरस प्रतिरक्षा यंत्र में जाता है और उसके कार्य की क्षति पहुंचाता है, उस कार्य की क्षति पहुंचाता है। तो वो होता है एड्स। क्या होता है, एड्स। जो एड्स होता है HIV के कारण होता है। किसके कारण होता है, HIV के कारण होता है। इस HIV के कारण क्या होता है, एड्स होता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, 2 तार लंबाई समान प्रतिरोध के, लेकिन उनमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात 1:8 है। 1:, क्या है, 8 है। उनके प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा। तो उनके प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा, हम जानते हैं कि R समानुपाती, यानी कि R बराबर रू L/A होता है। क्या होता है, रू बराबर L/A होता है। तो R बराबर होला, यानी कि हमारा जो होता है R बराबर रू L/A होता है। तो L/A होगा, तो A जैसे यहाँ पे आएगा, A आएगा यहाँ पे, A यहाँ पे होगा, और किसके समानुपाती हो जाएगा, इसके समानुपाती हो जाएगा, यानी कि इसके समानुपाती, यानी कि इसके समानुपाती हो जाएगा, यानी कि रो समानुपाती ए हो जाएगा, रो समानुपाती ए हो जाएगा। यही बनता है रो1/√2, रो1/√2 बराबर A1/A2। इसी को कहते हैं रो1/√2 बराबर A1/A2। यही होता है। इसके जगह पे हम क्या दिया है, 1 दिया है और 8 दिया है। क्या दिया है, कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, A1 के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2। तो कहल जाई
कि क्या करिए कि 1 बराबर 1/8 दिया है ना, तो 1/8 दे देंगे। तो हमारा वही आंसर क्या था जो हमारा क्वेश्चन में दिया था, वही क्या था, वही आंसर था जो ये दिया था, वही क्या था, वही हमारा आंसर था, 1/8 होता है। तो आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन ना, हर दिन हम 5 ही क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन बेहतर तरीके से आएंगे। आप लोग चैनल में बने रहिएगा। आप लोग इतना मन से पढ़िए कि एग्जाम आप लोग फाइट कर जाए, आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। उसी तरीके से बताया जा रहा है आप लोगों को। सेट पेपर इसलिए करा रहे हैं कि सेट पेपर बहुत मायने रखता है। यदि आप सेट पेपर देख के जा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो लड़ ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं लड़ेगा। ठीक है तो दोस्तों, कितने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा है ये मौसम, इतने दिन तुम कहाँ रहे, अरे इतने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा है ये मौसम, इतने दिन तुम कहाँ रहे। तो आप कहीं जाइएगा मत, हमारा साथ बने रहिएगा आप लोग। और जब हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा तभी आप लोग कुछ ना कुछ वीडियो आप लोग के लिए अपलोड होता ही रहेगा। और 17 अगस्त 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो आज समाप्त हो जाएगा। अब अगला नेक्स्ट सेकेंड शिफ्ट का पेपर बनेगा, अब वीडियो अपलोड होगा। आरआरबी टेक 345 में आप लोग जुड़े रहिए। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। इसी के साथ साथियों नमस्कार, मैं पहला क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं और आप लोग स्किप करके वीडियो मत देखिएगा और देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, साइक्लोहेक्सन का आणविक सूत्र होता है। तो साइक्लोहेक्सन पूछा था, साइक्लोहेक्सन का आणविक सूत्र होता है वो होता है C6H12 देता। तो इसका सूत्र होता है C6H12। पहले साइक्लोहेक्सन थोड़ा सा जान लें, इसका उपयोग क्या है। साइक्लोहेक्सन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इत्र निर्माण में करते हैं। कहाँ करते हैं, इत्र निर्माण में। इसका जो निर्माण होता है ये इत्र निर्माण में होता है। कहाँ होता है, इत्र निर्माण में। इत्र एक क्या है, एक सेंट है और कपड़े में मारा जाता है, कपड़े में लगाया जाता है, सेंट उट मारा जाता है, ठीक है ना। और इंजीनियरिंग लाइन में ये प्लास्टिक के उत्पादन में किया जाता है। इंजीनियरिंग लाइन में किस में किया जाता है, प्लास्टिक के उत्पादन में किया जाता है। और इसके तेलों के निष्कर्षण में, तेलों के निष्कर्षण में भी किया जाता है। ठीक है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका आवश्यक तेलों के निष्कर्षण में भी प्रयोग किया जाता है। अब बंध पूछ रहा था इसमें, उसमें क्वेश्चन थोड़ा बंद में दिया था, तो बंद में पूछ रहा था। तो C6 में 6 बंद होते हैं। कितने बंद, 6 बंद है। इसमें कितने बंद है, 6 बंद है। और कितने CH में बंद बनेंगे, 12 बंद बनेंगे। कितने बनेंगे, 12 बंद बनेंगे। H हाइड्रोजन 12 है, कार्बन 6 है, तो इसमें जो बंद बनेंगे तो 12 ही बनेंगे बंद। ठीक है, कुल सहसंयोजक होगा 18 होगा। कुल सहसंयोजक कितना होगा, 18 होगा हमारा। अब दूसरा में क्या करा, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है, पूछ रहा था। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण इतना लिए हैं। अब उसमें पूछ रहा था रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो 3 ऑप्शन दिए, तो जो ऑप्शन उसमें नहीं होगा उसको क्या कहेगा, वो सही होगा। तो ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण, 3 उदाहरण लिए हैं हम। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाता है, रेडॉक्स ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण क्या हो और अपचयन हो, और दोनों एक साथ हो। देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक और क्या है, या में किसी पदार्थ में O का निकलना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना। O का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें देख रहे हैं ना, हाँ
जिंक ऑक्साइड है ना, तो ऑक्सीजन मतलब निकल के किसमें जुड़ जा रहा है, कॉपर में जुड़ जा रहा है। तो सॉरी हाँ, कार्बन में जुड़ जाता CO हो जा रहा है, सॉरी कार्बन में जुड़ जाता क्या था, CO हो जा रहा है। अब इसी प्रकार इसमें भी तीन हमारा क्या है, तीन हमारा स्ट्रक्चर दिया गया है, तीन है, तीन हमारा एग्जाम्पल लिया गया है। अब तीनों में क्या है, तीनों क्या है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग जान लें, वीडियो स्किप करके मत पढ़िएगा, वीडियो स्किप करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और आराम से देखिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है कि आप स्किप करके देखेंगे। आप अगर स्किप करके देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आपको समझ में मेरा वीडियो आज आ रहा है तो मेरे चैनल को एक बार हाथ जोड़ कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बच्चे तक पहुंचे और उसको अपने एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो और हेल्प मिले कि अपने एग्जाम अच्छे से अच्छे तरह से फाइट कर पाए। जब अगला बच्चा फाइट करेगा तो हम लोग खुशी होता है, हम सभी टीचर को खुशी होता है कि अगले बच्चे का कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हो गया। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे कि निम्न में उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण। पहले हम लोग जान लें कि क्या होता है, पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हम लोग जान लें। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये होता है कि जब अम्ल और क्षार, जब अम्ल को और क्षार को, जैसे मान OH NaOH Cl में और NOH मिलाएंगे तो NaCl और H2O का निर्माण होगा। यानी कि जब उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब उदासीनीकरण कब होता है, जब अम्ल और क्षार दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है, जिसको हम साल्ट कहते हैं। तो क्या बनेगा, NaCl H2O बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न चित्र में दी गई पादप कोशिका में, निम्न चित्र में दी गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं। ऐसा एक फिगर दिया था और ये कोशिका है और कोशिका में पूछ रहा था कि अपशिष्ट जो उत्पाद होगा वो कहाँ पाया जाएगा। तो पहला ऑप्शन था 1 2 3 4। तो इस उत्पाद ये जो दिख रहा है आपको, इसमें आपको अपशिष्ट उत्पाद पाया जाएगा, यानी 4 नंबर पे एक कौन सही होगा, 4 वाला सही होगा। ठीक है। त्रिक में मध्य तत्व है, त्रिक में मध्य तत्व है, मध्य तत्व है। तो ये पूछा था त्रिक में मध्य तत्व होता है, यानी कि उसका आंसर दिया था पहले और तीसरे तत्वों का औसत परमाणु द्रव्यमान। पहले और तीसरे तत्व, पहले तत्व का और तीसरे तत्व का जो मध्य होता है उसके परमाणु द्रव्यमान के औसत की क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि उसके बराबर होता है। भाई कितना है, लिथियम है, हाई पोटेशियम है, सोडियम है। तो इसको देखिए, इसका परमाणु, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 7 होगा, तो 7 दे देंगे। और क्या होगा, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 39 होगा, तो 39 दे दिए। 39 देने के बाद अब क्या करें, औसत हम द्रव्यमान निकालते हैं, जानते हैं कि जब मैथ हम लोग पढ़े हैं तो औसत संख्या जितने संख्या तो उस संख्या से भाग दे देते हैं। तो 1 2 तो भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे, 39 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 46 हो जाएगा। 46 में 2 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। तो यही हमारा क्या है, 23 हमारा निकल के आता है। तो इसलिए कहते हैं पहले और तीसरे तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान जो होता है, क्या होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान होता है। यानी कि इसका और इसका औसत होगा, ये क्या होगा, 23 होगा, कितना होगा, इसके बराबर होगा, इसके औसत द्रव्यमान क्या होगा, ये बराबर होता है। ठीक है। तो हमारा यही तक 5 क्वेश्चन था, लेकिन पांचों क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से मिल रहा है। आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिएगा। आप लोग वीडियो देखिए और अपने एग्जाम की भरपूर तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आज तक यही रहा, तो सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। आप इसी तरह मेरे वीडियो बने रहिए, आपको और अच्छे कंटेंट लेकर हम आते रहेंगे। ये आज का फाइनल था, 17 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का सभी क्या था, सभी क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग कुछ बचे होंगे तो उस सेकेंड शिफ्ट में डाल दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो इतना ही रहा। अब सेकेंड शिफ्ट में हम अगले दिन आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, 17 अगस्त और शिफ्ट सेकेंड लेकर। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, बाय बाय। ठीक है।